नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपभाषा और उनकी जो बोलियां हैं, उन बोलियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें बात करें हिंदी की कुछ बोलियां और उन बोलियों के अन्य नाम तथा उकार बोली, उकार बोली, आकार बोली, उदासीन बोली आदि जितने भी प्रकार की बोलियां हैं, उन सभी बोलियों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हिंदी की बोलियां, और बात करें हिंदी की बोलियों की, तो हिंदी और उसकी जो भाषाएं हैं तथा उनकी जो बोलियां हैं, उन सबको एक निम्न ढंग से वर्गीकृत किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बात करें अपभ्रंश की, तो देखिए मित्रों, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि कौन से अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषा आती है और कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ठीक है ना। तो बात करें अपभ्रंश की, तो सौर सेनी अपभ्रंश है ना। कौन है? सौर सेनी अपभ्रंश। यानी कि सौर सेनी अपभ्रंश में कौन कौन यहाँ पे आते हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी उपभाषाएं इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो शेर सेनी कौन है, बता रहे हैं कि शेर सेनी, आपने आपको बताया भी था ना कि क्या हो गया था, बोले शेर को देख करके सेना क्या हो गई थी, है ना, बताया था ना, पारा गुम हो गया था, शेरा का पारा गुम हो गया था शेर को देख करके। यानी कि सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी पारा गुम हो गया था, तो शेर को देख करके सेना का, है ना, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया था। तो पास हमने बताया था क्या, पश्चिमी, रा से राजस्थानी बताया था, ठीक है ना, और पा से पहाड़ी, गा से गुजराती और माँ से मराठी, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ क्या देखेंगे आप, सौर सेनी के अंतर्गत आपको जो है 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है सौर सेनी के अंदर? पपरा, पपरा, ठीक है ना, पास से पश्चिमी, पास से पहाड़ी और राज से राजस्थानी, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। तो सौर सेनी के अंतर्गत कौन कौन है, बोले सर सौर सेनी के अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे वो पपरा देखेंगे, पा से पश्चिमी, पा से पहाड़ी और रा से राजस्थानी, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो गया, जो सौर शेर था वो सौर शेर, यानी कि सौर शेर पर आ गया, रा, पा से पश्चिमी, पा से पहाड़ी, रा से राजस्थानी, ठीक है ना। ये 3 उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत कुछ बोलियां हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग देखेंगे। बात करें सौर सेनी अपभ्रंश की, तो पहला है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला और ओकार बहुला, कभी कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आकार बहुला की बात करें तो आ माने आ, बड़ा आ, और कार ले लीजिए, जिसका बड़ा आकार होता है, बड़ी साइज होती है, ठीक है। कौन, एक तो कौरवी है, दूसरा हरियाणवी या बांगरू है, और तीसरा है दक्खनी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कौन, बोले सर पश्चिम में कौन जिसका बड़ा आकार होता है, बोले एक तो कौरवी है, कौरवी सेना को आप देखे होंगे ना, तो जो कौरवी की सेना थी उसका बड़ा आकार था। दूसरा कौन, जो हरियाणवी होते हैं, जो बांगरू लोग होते हैं, उनका भी बड़ा आकार होता है। और तीसरा, जब दक्षिणी में जाओगे ना, तो दक्षिणी लोगों को देखोगे तो उनका भी बड़ा आकार है। कहने का आशय ये है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार बहुला है, तो इसको आकार को हम लोग बड़ा आकार ही कर लेते हैं कि कौरवी बड़ा आकार का होता है, हरियाणवी बड़ा आकार का होता है और दक्खनी बड़े आकार के होते हैं। कहने की आशा है कि ये जो बोलियां हैं वो बड़ा आकार बहुला है, ठीक है। आगे दूसरा, पश्चिमी के अंतर्गत ऐसी भी बोलियां हैं जो ओकार बहुला हैं। तो ओकार बहुला कौन कौन सी बोलियां हैं, एक तो ब्रजभाषा है, दूसरा बुंदेली है, तीसरा है कनौजी है। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक बना लीजिएगा, क्या, ओ, कौन, ओ, कौन, ओ, क्या, बोले सर ओ, क्या करो, ब्रज को बुक कर दो, ओ ब्रज को बुक कर दो, बस ओ ब्रज को बुक कर दो। तो ओ क्या कर दिया, ओ ने ब्रज को बुक कर दिया, बस ओ ब्रज को बुक कर दिया। या दिमाग में रख लीजिएगा कि वो क्या करता है, ब्रज को बुक दे देता है, ठीक है ना। तो ब्रज से क्या हो गया, ब्रज भाषा, ओ ब्रज भाषा, बू से बुंदेली, ओ, का से कनौजी। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, ओ
उसने क्या किया, वो तो भैया क्या करता है, ब्रज को बुक दे देता है, या ब्रज को बुक दिया, ब्रज को बुक दिया, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आकार बहुला, हरियाणवी बड़ा आकार वाला होता है, कौरवी बड़ा आकार वाला होता है, दक्षिणी बड़ा आकार वाला होता है, ठीक है ना। वो कौन, वो तो वही है जो ब्रज भाषा को बुक दिया था, ठीक है ना, वो ठीक है। ओकार में यानी कि ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है, ठीक है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। और आगे आए, बात करें सौर श्रेणी के अंतर्गत जो राजस्थानी है, इसे कैसे दिमाग में रखेंगे। तो राजस्थानी की जितनी बोलियां हैं वो टा वर्ग बहुला है। क्या है, टा वर्ग बहुला है। तो मामा जमे राजस्थान में माँ से कौन, मारवाड़ी, माँ से मालवी, जा से जयपुरी, में से मेवाती। तो मामा जमे कहाँ पे, राजस्थान में। क्या है, टा बहुला टा। और क्या करते हैं, टमाटर खाते हैं, ठीक है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, मामा जा करके राजस्थान में जम गए हैं, वहाँ पे टमाटर खाते हैं, यानी कि टकार बहुला जो इनकी बोलियाँ हैं, ठीक है। आगे बात करें पहाड़ी की, तो पहाड़ी को हम लोग अच्छे से पढ़े थे ना कि पहाड़ी लोग क्या होते हैं, कुगने होते हैं, तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे दूसरी जो बात करें अपभ्रंश भाषा की, तो दूसरी अपभ्रंश भाषा है अर्धमागधी, है ना। और अर्धमागधी को हम लोग क्या कहते थे ना, गधी। तो अर्धगधी कौन, बोले पूर्वी लोग। दिमाग में रखिएगा, एक ट्रिक है, इसे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है, बस आसानी से दिमाग में आपके बैठ जाए, एकमात्र यही प्रयास हमारा है, ठीक है ना। तो अर्धगधई, बोले सर अर्धगधई माने अर्धमागधी कौन, पूर्वी लोग अर्धगधई होते हैं, जिसमें कौन है, एबीसी अभी आप पढ़े अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। तो अर्धगधी सर पूर्वी लोग अर्धगधी होते हैं, यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन, बोले पूर्वी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एबीसी आती है, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अर्धगधी, हाँ सर अर्धगधी में पूर्वी लोग अर्धगधी होते हैं, अभी एबीसी इसमें आता है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। महागधी कौन होता है, महागधी माने मगधी के अंतर्गत, बोले सर बिहारी, तो महागधी होते हैं, ठीक है ना। महागधी का मतलब है कि मागधी में कहाँ, बिहारी। और बोली कौन से है, अभी आप पढ़ रहे थे कि बिहारी बोली कौन बोलता है, बोले मैम, बिहारी मैम भोजपुरिया बोलती हैं, बिहारी मैम भोजपुरिया, मैम भोजपुरी, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मित्रों, जो भी हमारे साथी भाई बहन सुन रहे हैं, बिहार से होंगे, कहीं से भी होंगे, तो अपने हार्ट में ना लीजिएगा मित्रों, बस केवल आपको याद करना है, कैसे आप इसको याद कर लें, बस यही एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सौर सैनी का मतलब होता है कि सौर शेर को देखकर सेना क्या हो गई, परपरा गई। तो पास से पश्चिमी, पास से पहाड़ी, रा से राजस्थानी, ठीक है। और क्या हुआ, और सर पश्चिमी वाले क्या किए, आओ पश्चिमी आओ, क्या करते हैं, आओ। आकार, बड़ा आकार किसका, बोले सर बड़ा आकार तो 3 लोगों का होगा, एक तो कौरव की सेना का बड़ा आकार था, दूसरा हरियाणा या बांगुरू की साइज बड़ा आकार की होती है, और दक्षिण में जाओगे तो दक्षिण लोगों की आकृति बड़े आकार की होती है। ओ अब वो क्या किया, बोले ब्रज ने वो क्या किया, ब्रज को बुक दिया। तो ब्रज से वो ब्रज है, वो बुंदेली है, वो कनौजी है, ठीक है ना। ऐसी भावना, वो ब्रज भाषा, वो ब्रज वाला है, वो बुंदेली वाला, वो कनौजी वाला है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। मामा जमे कहाँ, राजस्थान में, है ना, टमाटर खाते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और पा से क्या हो गया, पहाड़ी लोग कुगने होते हैं, ठीक है। बात करें अर्धमागधी की, जिसे अभी कहते हैं अपना अर्धगधी, कौन, पूर्वी लोग होते हैं, जिसमें एबीसी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। और महागधी की बात करें तो बिहारी भाषा इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। मैम भोजपुरी में मैम क्या करती हैं, बिहारी मैम भोजपुरिया पढ़ाती हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो बिहारी का मतलब बिहारी भाषा है, और भोजपुरिया मैम भोजपुरिया, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां हैं, ठीक है ना। इसे दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। आगे बात हम लोग करें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत 2 अन्य बोलियों को भी मानते हैं, एक तो है तजु बब्बकी और दूसरा है निमाड़ी, ठीक है ना। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, ताजी, पश्चिम में क्या है, ताजी निमाड़ी कहाँ,
बोले सर ताजी निमाड़ी तो पश्चिम में मिलती है, बस दिमाग में रख लीजिएगा ताजी निमाड़ी, है ना। कौन? भोला, भोला, बस दिमाग में रख लीजिएगा भोला। नाथ तिवारी जी ने भी इसको माना है, क्या क्या माना है कि पश्चिम में जो है ताजी निमाड़ी मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कुछ बोली और बोली का अन्य नाम तथा उसके उपबोली भी कुछ हैं। ठीक है ना। बात करें हरियाणी की, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अन्य नाम बागरू और एक नाम देशवाली भी होता है। ठीक है ना। तो देखिए हरियाणवी क्या करता है, बोले सर जो हरियाणी होता है वो एक तो बांगरू और देशवाली भाषा बोलता है। ठीक है ना। जाटू और चमरवा इसकी उपबोली है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि हरियाणा के कौन, जाटू और चमरवा क्या करते हैं, बांगरू और देशवाली भाषा बोलते हैं। ठीक है ना। कौन? बोले सर हरियाणा के कौन, जाटू और चमरवा क्या करते हैं, बांगरू और देशवाली भाषा बोलते हैं। दिमाग में से रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी। देखिए ब्रज की भाषा है तो अंतर्वेदी होती है, अंदर में जा करके क्या करती है, बहती है, अंदर में जाके चुभती है, अंदर में जा करके समाहित होती है। कौन बोलते हैं? अन्य, तो भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। ठीक है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ब्रजभाषा कौन, अंतर्वेदी होती है। कौन बोलता है? भुक्सा, जादो और डांगी। भुक्सा, जादू, डांगी, भुक्सा, जादू, डांगी क्या करते हैं, बोलते हैं इसको। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बुंदेली की बात करें तो बुंदेली, बुंदेलखंडी इसका नाम ही है। ठीक है ना। और बोलने वाले कौन कौन से हैं, इसकी उपभाषा कौन सी है, तो पावरी है, बनाफरी है, लोधांती है, निभट्टा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बुंदेली लोग कैसे होते हैं, बोले सर बुंदेली लोग बुंदेलखंडी होते हैं और क्या करते हैं, पावरी, उनकी पावरी क्या है, बनाफरी, लोभंती और निभंटा होते हैं। तो एक तो क्या होते हैं, निभट्टा होते हैं, लोभंती होते हैं, पावरी और बनाफरी होते हैं। ठीक, कौन? बोले बुंदेल वाले। ठीक है, पावर होती है बुंदेलों में, पावरी है, बनाफरी होते हैं, लोभंती और निभंटा होते हैं। ठीक है, आगे बात करें अवधि की, तो अवधि के अन्य नाम होता है कौशली, बैसवाड़ी, एक नाम इसका बनाफरी भी आता है। ठीक है ना। तो अवधि, कौशली और बैसवाड़ी कौन, जुलाहा, गहोरा और जुडर। ठीक, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जो, गोहरा, जुडर, जोलहा, गोहरा, डोजर, है ना। तो जुलाहा, गहोरा और जुडर। ठीक है, उपभाषाएं। बात करें कौरवी की, तो कौरवी का अन्य नाम आप जान ही रहे हैं, खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी की खलटाही और लरिया, तो छत्तीसी व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल खल होता है, खल माने दुष्ट। ठीक, तो खा से हो गया खलटाही, ला से हो गया लरिया। तो छत्तीसगढ़ी कैसा होता है, बोले सर छत्तीसगढ़ी तो खल होता है, खा से खलटाही, ला से लरिया। ठीक, बघेली, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बघेली क्या होती है, रिवाई, क्योंकि रीवा के आसपास इसका केंद्र है, मध्य केंद्र कौन है, रीवा है, तो रीवा से इसका नाम पड़ गया रिवाई। और बघेली की बोली, बाघ की बोली हम लोग सुनेंगे तो रिवाई आ जाएगी, रिवाई, है ना, क्योंकि बाघ की बोली जो होती है बिल्कुल निभट्ठा होती है, निभट्ठा। ठीक है, आगे डिंगल भाट भाषा, पिंगल नाग भाषा। तो डिंगल डिंगल भाट भाषा और पिंगल नाग भाषा है। दिमाग में रख लीजिएगा, इन्हीं की डिंगल को भाट भाषा भी हम लोग कहते हैं और पिंगल को नाग भाषा भी कहते हैं। आगे हिंदी की प्रमुख बोलियों के जो नामकरण करता है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है और एक आध बार कौरवी को लेकर और ब्रजभाषा को लेकर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसे भी देखना होगा। ठीक है ना। तो एक तरफ आप देख रहे हैं बोली और दूसरी तरफ उसके नामकरण करता है। बात करें कौरवी की, तो देखिए कौरवी नाम किसने दिया, राहुल ने दिया। तो कौरवी से ले लीजिएगा रवि और राहुल, रा से रवि, रा से राहुल, यहाँ से रवि ले लीजिएगा, यहाँ से राहुल ले लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो रवि और राहुल, रवि राहुल मित्र है, रवि राहुल साथ साथ है। ठीक है, बात करें ब्रज बोली, तो ब्रज बोली ईश्वर चंद्रगुप्त। तो ब्रज बोली जान ही रहे हैं, ईश्वरी बोली है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का जन्म हुआ था। कौन ईश्वर, है ना, कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, तो ब्रज की भूमि में। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ब्रज बोली तो ईश्वरी बोली है, ईश्वर चंद्रगुप्त ने, ठीक है, इसका नाम दिया। राजस्थानी बात करें, सन माने पुत्र होता है, तो राजस्थानी हो जाएगा, सन का मतलब घेरसन, तो राजस्थानी सन, है ना, सन कहाँ का, बोले सन माने लड़का, पुत्र, कौन, राजस्थानी है, तो सन मतलब घेरसन, राजस्थानी नाम दिया। डिंगल की बात करें तो डींग मांगते हैं ना, कहते डींग बहुत बाकत है, बहुत बाके, डींग बके, बाकी दास, तो डींग बाकी दास, डींग बकते हैं, है ना, डींग मांगते हैं ना, तो डींग बाकी दास। बिहारी सन भी होता है, तो घेरसन, बिहारी घेरसन, है ना। तो देखिए एक राजस्थानी सन होगा सन और दूसरा बिहारी सन, दोनों सन है, पुत्र हैं।
और भोजपुरी, भोजपुरी में क्या करते हैं, रेमंड, भोजपुरी रेमंड नाम ने दिया। तो भोजपुरी में हम किसी का नाम लेते हैं ना तो उसके नाम के साथ रे लगा देते हैं, है ना। फलाने रे, धमाके रे, है ना। किसी का नाम लेना होता है तो रे लगा देते हैं, ठीक है ना। कल्लू रे, है ना। तो रे रे भोजपुरी में रे। और मैथिली, मैथिली की बात करें, मैथिली को क्या किए, बुक 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 करिए, बुक करिए, है ना। मैथिली को कोकिल भी होता है ना, कोकिल, कोल 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 कर लीजिए। तो मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, मैथिल कोल। बस दिमाग में रखिए, जैसे दिमाग में आपके आ जाए, ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लीजिए, कौरवी, रवि, राहुल, रवि राहुल। ब्रजबोली ईश्वरी है, ब्रजबोली ईश्वरी, है ना। राजस्थानी सन और बिहारी सन होता है, सन का मतलब गेरसन, गेरसन, ठीक है। डिंगल बागते हैं, डिंगल बागते हैं, डिंगल, डिंगल बाकी, ठीक है ना। भोजपुरी मेरे, भोजपुरी मेरे लगाते हैं। मैथिली कोकिल, मैथिल को, मैथिल कोल, मैथिल कोल, मैथिल कोकली, ठीक है ना। कोल माने कोल बुक, ठीक है। कोकिल, कोकिल दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र है, जो कि कुछ विशेषता इसमें दिखाई दे रही है। ओकार बहुला, आकार बहुला, उदासीन आदि सब कुछ आप देखिए। बात करें विशेषता की तो यहाँ पे ओकार बहुला है। बोली कौन सी है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मवाती। कैसे मालवी, कैसे दिमाग में रखे हैं कि ये जो 7 बोलियां हैं ओकार बहुला हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा था ओ, क्या ओ क्या किया, ब्रज को बुक दिया। ओ ब्रज को बुक दिया, तो ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी है, ओ ब्रज को बुक दिया, ठीक। और दूसरा क्या होगा, ओ क्या होता है, बोले ओ मामा, मामा थोड़ा सा अलग लीजिएगा। ओ मामा क्या करते हैं, बोले ओ मामा कुआं, कुआं, कुआं में गड़ गए, कुआं में गड़ गए। ओ मामा कुआं में गड़ गए, कुआं में गड़ गए, कुआं गड़ गए, कुआं में गड़ गए। तो बस ओ मामा कुआं में गड़ गए। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, कुआं से कुमाऊनी, गढ़ से गढ़वाली। तो देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना, अगर ओ लगा दे और इन 7 में से कोई आपको दे दे कि निम्नलिखित में से कौन ओकार बहुला है, तो थोड़ा सा प्रयास आप करिएगा, है ना, कि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसने ब्रज को बुक दे दिया और ओ मामा कुआं में गड़ गया। तो कुआं से होगा कुमायूनी, गढ़ से होगा गढ़वाली, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी, ठीक। ओकार बहुला है। आगे चलते हैं, आकार बहुला को देखते हैं। आकार बहुला अभी आपने देखा था, आकार बहुला में कौन था, एक तो कौरवी है, कौरव का बड़ा आकार। दूसरा आपने देखा था हरियाणवी, हरियाणवी, है ना, हरियाणवी का बड़ा आकार। तीसरा आपने पढ़ा था दक्खनी, तो दक्खनी का बड़ा आकार, ठीक है ना। तो बड़ा आकार किसका, कौरवी का, दक्खनी का और हरियाणवी का, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। बात करते हैं उदासीन, तो उदासीन कौन है, बोले अब, है ना, अब उदासीन है, अब उदासीन है ना। कोई व्यक्ति देखते होंगे जब लड़ाई झगड़ा बवाल हो जाता है तो बड़ा बवाल वाल के बाद क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, तब कहते हैं अब शांत है, अब उदासीन है। तो अब उदासीन, उदासीन कौन है, बोले अब, आ से अवधि, बा से बघेली, इन्हीं की ए भी उदासीन है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बात करें इकार बहुला की, तो ई का भोजपुरी, भोजपुरी अंत मेरी ई है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, इकार बहुला भोजपुरी है, ठीक है। थोड़ा एक बार और देख लीजिए, हाँ देखिए ओकार बहुला में, बोले सर ओकार बहुदाल में कौन, है ना, ब्रजबुक, ब्रजबुक, ओ ब्रज का बुक, ओ ब्रज का बुक, उसने ब्रज को बुक दिया, ओ, ठीक। इन्हीं की ओ से संबंधित कौन है, बोले सर ब्रज, बुंदेली, कनौजी। और मामा क्या करते हैं, कुआं में गड़ गए, कुआं में गड़ गए। मारवाड़ी, मालवी, कुमायूनी और गढ़वाली, ओ मामा कुआं में गड़ गए, ठीक है। ये ओकार बहुला है। आकार में आपने भी देखा, कौरवी बड़ा आकार वाला, दूसरा हरियाणवी बड़ा आकार वाला होता है, हरियाणवी। तीसरा दक्षिणी बड़ा आकार वाला होता है, बड़ा आकार वाला, ठीक है। उदासीन, है ना, लड़ाई झगड़ा के बाद क्या होता है, व्यक्ति उदासीन हो जाता है। अब क्या है, उदासीन है, आ अवधि बघेली, ए भी उदासीन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब व्यक्ति क्या हो गया, उदासीन हो गया। और ई की बात करें, इकार बहुला, तो भोजपुरी इकार बहुला है, क्योंकि अंत में ई है इकार, ई भोजपुरी इकार बहुला है ना, ई भोजपुरी इकार बहुला है। दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी की जो 4 महत्वपूर्ण बोलियां हैं, कुछ विशेष बातें हैं, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। बात करते हैं ब्रजभाषा में, सौरसेनी, ठीक है, सौरसेनी। अब ब्रज का क्या है, सौरसेनी है। कौन सी उपभाषा है, तो पश्चिमी उपभाषा है। आकार ओकार बहुला है, ठीक है ना। बात करें अवधि की, तो अवधि आप जान रहे हैं, अवधि क्या है, कौन सी, पूर्वी के अंतर्गत आती है। पूर्वी क्या होती है, अर्धगधी होती है, अर्धमागधी, ठीक है ना। और आकार बहुला है। कौरवी की बात अभी आप कर रहे थे, सौरसेनी के अंतर्गत आ रही है, सौरसेनी पश्चिमी में आ रही है। कौरवी कैसा, बड़ा आकार वाला होता है, आकार बहुला होता है। भोजपुरी की बात अभी कर रहे थे, मैम भोजपुरी, बिहारी मैम भोजपुरी बोलती है ना,
बिहारी उपभाषा है ना, उपभाषा बिहारी। और अपभ्रंश, अपभ्रंश कौन थी, बिहारी क्या है, महागधी, महागधी अपभ्रंश, मागधी उपभाषा बिहारी और इकार बहुला। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछा गया तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को बना ले जाएंगे। लिपि, और लिपि की बात करें तो लिपि की परिभाषा और अर्थ जानना बहुत जरूरी है। परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो कहने का आशय क्या है, कहने का आशय है कि ध्वनि, ध्वनि क्या है, मौखिक होती है और इस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वर्ण होता है। और वर्ण जिस रूप में लिखा जाता है, जिस संकेत में हम लोग लिखते हैं, जिस चिन्ह में लिखते हैं, वही रूप, वही संकेत या वही चिन्ह ही लिपि कहलाता है। तो मोटा मोटा अर्थ आप मान लीजिएगा कि वर्ण को लिखने की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में जिस चिन्ह का, जिस संकेत का, जिस रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं वही क्या है, वही लिपि है। ठीक है ना। यानी कि लिपि का सामान्य अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है, चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह, वर्णों के लिखने का जो चिन्ह होता है, जो संकेत होता है, जो रूप होता है वही लिपि है। ठीक है ना। तो मोटे तौर पर आप इसको जान लीजिएगा कि वर्ण के लिखने के रूप को, वर्ण के लिखने के संकेत को या वर्ण के लिखने के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए मित्रों, अगर बात करें लिपि के विकास की तो लिपि का विकास जो आप देख सकते हैं कि इन 4 अवस्थाओं से होकर हुआ है, जिनमें सबसे पहले चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। और इसी ध्वनि लिपि से 2 आपको विकास देखने को मिल रहे हैं, एक तो अक्षरात्मक और दूसरा है वर्णात्मक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भारत की सारी लिपियां हैं वो भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं और जो रोमन की लिपियां हैं वे वर्णात्मक हैं। ठीक है ना। तो कैसे विकास हुआ आप थोड़ा सा एक दिमाग में बनाइएगा, इमेजिन करिएगा कि सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक है ना। तो चित्र एक प्रतीक होता है, बिल्कुल प्रतीक होता है और उस प्रतीक से कुछ भाव हम लोगों को निकलता है और भाव को क्या करते हैं हम लोग प्रकट करते हैं ध्वनि में। ठीक है ना। अरे आपने तो ये बना दिया, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया। ठीक है ना। तो ये है, आपको प्रतीक मिल गया कि गोला है। ठीक है ना। अब जैसे गोले का भाव आप में आया तो गोले के साथ आप ढेर सारा वृत्त हो सकता है, अंडा हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, ऐसे भाव आते हैं और आप तुरंत जवाब देते हैं कि ध्वनि के रूप में, ध्वनि के रूप में। एक तो इमेजिन कर लीजिएगा कि क्या होता है, जैसे चित्र बना तो चित्र एक प्रतीक होता है, प्रतीक होता है तो उसमें कुछ भाव हम लोग देखेंगे और भाव देखेंगे तो तुरंत हम लोग ध्वनि के साथ उसको बोल देते हैं कि आपने ये बना दिया। ठीक है ना। और क्या है, और जब ये ध्वनि निकलती है तो ध्वनि 2 प्रकार की निकलेगी, या तो अक्षर में निकलेगी या तो वर्ण में निकलेगी। कहने का आशय ये तो एक इमेजिन है, एक कल्पना है, कैसे दिमाग में बैठा है। ठीक है ना। और नहीं बता पाइए तो एक ट्रिक बना लीजिएगा, क्या, चित्र पर क्या है, भाव की ध्वनि पड़ती है, चित्र पर भाव की ध्वनि सुनाई देती है। किसी चित्र पर क्या है, भाव की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो चित्र से हो गया चित्रलिपि, पर से हो जाएगा प्रतीक लिपि, भाव से हो जाएगा भाव लिपि और ध्वनि से हो जाएगा ध्वनि लिपि। यानी कि इसी क्रम में आपकी जो लिपि है उस लिपि का विकास हुआ है। सबसे पहले चित्र, फिर प्रतीक, फिर भाव, फिर ध्वनि। ठीक है ना। अब ध्वनि लिपि से ही 2 प्रकार की लिपियां जन्म लेती हैं, जिनमें एक अक्षरात्मक लिपि है और दूसरी वर्णात्मक लिपि है। तो अक्षरात्मक, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक लिपि में लिखी जाती हैं और रोमन की सारी वर्णात्मक है। अक्षर कैसे, देखिए, अक्षर 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 अक्षर, जिसका अक्षर ना हो, जो कभी क्षरित ना हो, वो कौन है, बोले सर वो तो देव है। तो कहने का आशय देवनागरी जो लिपि है वो भी अक्षरात्मक लिपि है। ध्यान रखिएगा, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और बना बनाया प्रश्न जो है गलत कर देते हैं। ठीक है ना। तो भारत की सारी लिपियां क्या हैं, अक्षरात्मक लिपि हैं। ठीक है। चलिए, और रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि होती है। ध्यान में रख लीजिएगा, चित्र पर क्या होता है, भाव का ध्वनि होता है। चित्र चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, उसके बाद भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि से इसका विकास हुआ है। ठीक है। चलिए, अब भारत में बात करें, प्राचीन समय में 3 प्रकार की जो लिपियां प्रचलित थीं, जिनमें एक थी सिंधु घाटी की लिपि, दूसरी थी खरोष्ठी लिपि और तीसरी थी ब्रह्मी लिपि। कैसे दिमाग में रखें,
तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा KBC, देखे होंगे ना, KBC एक प्रोग्राम आता है, श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा संचालित किया जाता है, तो वही KBC ले लीजिएगा। तो K फॉर, हाँ सर, K फॉर खरोष्ठी, B फॉर ब्रह्मी, C फॉर सिंधु। KBC का से क्या हो गया, खरोष्ठी खरोष्ठी खरोष्ठी, B से ब्रह्मी और C से हो गया सिंधु। यानी कि सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्रह्मी लिपि, 3 प्रकार की लिपियां प्रचलित थीं। ठीक है ना। आप बता रहे हैं कि सिंधु घाटी की जो लिपि थी, ये प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के जो मांट गोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले में के जो मोहनजोदड़ो के प्राप्त सीलों पर दिखाई देते। सील माने पत्थर था, इस सील पे मिलता था। कहने का आशय है कि बहुत प्राचीन था ये मांट गोमरी जिला के हड़प्पा, और बात करें सिंध के लरकाना जिला के मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो सीले थे, जो पत्थर थे, उन पर ये लिपि पाई गई थी। कौन, सिंधु लिपि। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। इसको आप इतिहास में पढ़े भी हैं। ठीक है ना। आगे बात हम लोग करते हैं, निरंजन महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट या आप कह सकते हैं भाव ध्वनिमूलक लिपि कहा था। ठीक है ना। देखिए कोई व्यक्ति है जो डेंजर है, दिमाग में डेंजर व्यक्ति, डेंजर है, तो ड्रिंजर है ना, डेंजर में होने क्या किया कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि को माना है। ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग देखते हैं जब किसी की धुन क्या होती है, बड़ी डेंजर हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल सारी स्क्रिप्ट भूल जाती है। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। क्या, जब किसी की डेंजर ध्वनि हम लोग सुनते हैं ना, तो क्या होता है, उस ध्वनि और भाव से क्या हो जाता है, सारी स्क्रिप्ट भूल जाती है। दिमाग को थोड़ा सा रख लीजिएगा। 22 दफ़ा अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो ये ना हो कि हमने बिल्कुल इसको देखा नहीं है। ठीक है। अब देखिए सिंधु लिपि की ध्वनि चिन्हों की बात करें तो विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बनाए हैं, बताए हैं। जिनमें बात करें विद्वान और उनकी ध्वनि चिन्हों की संख्या, हंटर 253, 253, लैंगडन ने 228, बात करें ग्रैंड एवं स्मिथ ने तो 396। कैसे सबको दिमाग में रखा जाए, देखिए हंटर बोले कितने, बोले सर 253 हंटर मारा। कितना हंटर मारा, बोले सर 253 हंटर मारा। यानी कि हंटर ने क्या किया, 253 ध्वनि चिन्हों की संख्या बताई। दूसरे हैं लैंगडन ने क्या किया, 228 लैंगडन कितने, 228। क्या होता है, डन कितना डन, बोले सर डन के दिया, 2 करके 8 बना दिया, 2 करके 8 बना दिया, तो क्या हुआ, डन हो गया। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं ग्रैंड एवं स्मिथ क्या है, 3 स्मिथ क्या है, 96। ठीक है ना। स्मिथ 96, 3 बार क्या करते हैं, 96 रन बनाते हैं। कौन, बोले स्मिथ, 3 पारी में 96। ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठा रहेगा। बात करें खरोष्ठी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है, पश्चिमोत्तर भारत के एक शाहबाद गढ़ी जो कि पंजाब का यूसुफजई जिला है और मानसेरा पंजाब का एक हजारा जिला है, वहाँ पर अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुआ है। कौन सा, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि जो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है ना, ये कहाँ मिली है, तो पंजाब का यूसुफजई जिला है और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला, यहाँ पे एक अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अब खरोष्ठी लिपि की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसके जो विद्वान हैं, उन विद्वानों ने इसके नाम को लेकर किया है कि इसका नाम आखिर कैसे खरोष्ठी पड़ा। ठीक है ना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसे दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और इस समय बात करें हम लोग टीजीटी पीजीटी का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें कहीं से भी और कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 4-6 प्रश्न इस टाइप के आ रहे हैं कि जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं रहता है, फिर भी ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बात करें खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत, जिनमें चीनी कोश जिसका नाम है फावान सुलीन, क्या है, फावान सुनील, यानी कि आप दिमाग में ले लीजिएगा सुनील, क्या किया, सुनील को सुनील कर लीजिए, सुनील, चीनी शब्द को सुनील के अनुसार क्या हुआ, एक खरोष्ट नामक व्यक्ति को मानते हैं कि ये कोई खरोष्ट नामक व्यक्ति था, उसी व्यक्ति के नाम पर खरोष्ठी लिपि पड़ा। ठीक है ना। डॉक्टर राजबली पांडे जी बता रहे हैं कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, खर जिसे आप कहते हैं गधा, तो गधे के ओष्ठ के समान ये लिपि होती थी,
इस कारण से इसका नाम खरोष्टी पड़ा। और यही प्रश्न पूछा था कि खरोष्टी लिपि के संबंध में गधे की ओट से किसने कहा है ना। तो खरोष्टी जो लिपि है इसकी उत्पत्ति गधे की लिपि से किसने माना, गधे की ओट से, तो डॉक्टर राजबली पांडे जी हैं। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, राजबली पांडे, राजबली पांडे, ठीक है ना, ठीक है ना। खर खर खरे, खर खर माने गधे, गधे के ओट से, ठीक है ना, गधे के ओट के समान खरोष्टी लिपि माना है। आगे है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी, जिन्होंने कहा कि खरोशोध से खरोष्टी बना है। खरोशोध, खरोशोध, खरा शोध हुआ होगा, शोध से क्या बना है, ये खरोष्टी लिपि बना है, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सुनीत ने क्या बताया, खरोशोध, खरोशोध, राजपली ने गधे की ओर से, चीनी शब्दकोश के अनुसार खरोष्ट नामक व्यक्ति से। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गधे की ओट से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति से संबंधित विद्वान कौन से विद्वान मानते हैं, या कौन से विद्वान सहमत थे, या किस विद्वान का मत है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि डॉक्टर राजबली पांडे जी का मत है, ठीक है ना। खरोष्टी की एक विशेषता और है कि यह लिपि क्या होती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, और इसमें 37 वर्ण हैं, जिनमें 5 स्वर 11 व्यंजन होते हैं। और इसमें संयुक्ता अक्षरों की, जिसे आप कहते हैं संयुक्त अक्षरों की, संयुक्ता अक्षरों का सर्वथा अभाव होता है, यानी कि संयुक्त अक्षर इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपने दो देख लिया, हाँ कौन कौन सा, एक तो सिंधु लिपि देखा जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास पाई गई, ठीक है ना, जिसकी स्क्रिप्ट है ना आपने देखी थी। दूसरा आपने खरोष्टी लिपि देखी, और खरोष्टी लिपि कहाँ पाई गई, तो आपने देखा कि पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर अशोक का जो है ना शिलालेख था उस पर मिला था। और तीसरी जो लिपि प्राचीन काल में प्रचलित थी वो है ब्रह्मी लिपि, है ना। अब इसके प्राचीनतम नमूने कहाँ पाए जा रहे हैं, बोले बस्ती जिले में प्राप्त मिलता है, जो कि स्थान है पिपराला, पिपराला के स्तूप, तथा अजमेर जिले के बडली गांव में ये शिला लेखों में मिलता है। बडली दिमाग पर रख लीजिएगा। दोनों जो है उत्तर प्रदेश के जिले हैं, आप कह सकते हैं। अजमेर भी यूपी में है और बस्ती भी यूपी में है। तो ब्रह्मी लिपि कहाँ पर, एक तो बस्ती, बासे ब्रह्मी लिपि है ना, कहाँ, पिपराला में मिलता है, और पिपराला के स्तूप में मिलता है। दूसरा अजमेर में मिलता है, और अजमेर जिला का एक गाँव है जिसका नाम है बडली, तो इस गाँव में क्या है, ब्रह्मी लिपि के जो शिलालेख है वो देखने को मिलते हैं। अब आगे ब्रह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख है कुछ मत हैं, जिन मतों को हम लोग देखेंगे। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। बात करें पहला मत, तो पहला मत है कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे ब्रह्मी लिपि कहते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी की लिपि है, ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मी लिपि है। तो ब्रह्मा से संबंधित ब्रह्मी, ठीक है। दूसरे मत है कि ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म, जिसे आप कहते हैं वेद ज्ञान की रक्षार्थ जो लिपि प्रयोग में लाई जाती थी उसे कहते हैं ब्रह्मी लिपि, ठीक है ना। यानी कि ब्रह्म का अर्थ होता है वेद या ज्ञान, तो वेद या ज्ञान के रक्षार्थ जिस लिपि का प्रयोग करते थे उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मी लिपि, ठीक है। और तीसरा मत ये है कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि को ब्रह्मी लिपि कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा मत है कि ब्राह्मणों द्वारा जो निर्मित थी या उनके द्वारा जो प्रयुक्त में लाई जाती थी, तो उसी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मी, बा से ब्राह्मण, बरा से ब्रह्मी, ठीक है ना। और चौथा मत जो कि चीनी विश्वकोश फास्वान सुलीन है ना, वही फास्वान सुलीन, ठीक है ना, जो कि 668 ईस्वी में है। इसके अनुसार ब्रह्मा नाम का एक आचार्य थे, तो उस आचार्य के आधार पर ब्रह्मी लिपि कहलाई है। तो ठीक है ना, तो ये 4 मत आप देख लीजिएगा, है ना। तो ब्रह्मा से संबंधित ब्रह्मी लिपि कहलाई क्योंकि ब्रह्मा द्वारा निर्मित थी। दूसरा, ब्रह्म या वेद ज्ञान की रक्षार्थ के लिए जो लिपि प्रयोग में लाई गई, ब्रह्मी लिपि। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त होने के कारण ब्रह्मी लिपि कहलाई। और चौथा, चीनी विश्वकोश फास्वान सुलीन के अनुसार क्या है कि ब्रह्म नाम का एक आचार्य था, तो उस आचार्य के नाम के आधार पर ब्रह्मी लिपि इस लिपि का नाम पड़ा, ठीक है ना। अब ब्रह्मी लिपि के उत्पत्ति को लेकर 2 मत प्रचलित हैं, एक तो भारतीय लिपि वाले और दूसरे विदेशी। तो इस प्रकार से ये भी मत आ जाता है कि ब्रह्मी लिपि भारत में उत्पन्न हुई या बाहर विदेश में उत्पन्न हुई, तो इसको लेकर भी 2 मत हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहे हैं कि भारत में है ना, भारत की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मी लिपि की भारत में उत्पत्ति हुई, इस वर्ग में अनेक मत प्रचलित हैं, ठीक है ना। पहला जो विद्वान और दूसरा इनका द्वारा मत है। बात करें पहले विद्वान की, तो ये है एडवर्ड थॉमस। इन्होंने मूल आविष्कारक द्रविड़ मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एडवर्ड क्या है,
कहते हैं कि मूल आविष्कारक कौन थे? द्रविड़ थे। तो एडवर्ड द्रविड़, एडवर्ड द्रविड़, दिमाग में रख लीजिएगा, एडवर्ड क्या? द्रविड़। ठीक है। दूसरा जगत मोहन शर्मा है। तो जगत मोहन शर्मा ने कहा वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। तो जगत क्या है? बोले जगत तो वैदिक, जगत वैदिक, बस दिमाग में रख लेगा कि जगत मोहन वर्मा ने वैदिक चित्र से उत्पन्न माना है। तीसरी बात करते हैं श्री आर शर्मा शास्त्री जी की। तो श्री आर श्याम शास्त्री जी की बात करें तो सांकेतिक चिन्हों से उत्पन्न मानते हैं। तो यहाँ पर दिमाग में रख लीजिएगा आर श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री संकेत संकेत संकेत, तो श्याम शास्त्री का संकेत। ठीक है ना। आगे बात करें डॉक्टर राजबली पांडे जी के अनुसार तो सिंधु घाटी की लिपि से विकसित मानते हैं। ठीक है ना। राजबली पांडे सिंधु घाटी की लिपि से विकसित मानते हैं। ठीक है ना। वही राजबली जो गधे को खरोष्टी ओट है, खरोष्टी को गधे की खरोष्टी, ठीक है ना, ठीक है, गधे की ओट खरोष्टी, ठीक है ना। और वे इसको क्या मानते हैं? ठीक है ना, ब्रह्मी को आपने कहा कि जो सिंधु घाटी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है। आगे है डाउनसन, कनिंघम और लसन। तो आर्यों की पुरानी जो चित्र लिपि से विकसित मानते हैं। तो देखिए डाउनसन, कनिंघम, लसन डाउनसन, सन है ना, कनिंघम सन, कनिंघम सन क्या मानते हैं? आर्यों की पुरानी कौन? सन कनिंघम, सन यहाँ भी है, सन यहाँ भी है, कनिंघम। ठीक है ना। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या माना? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित हुई है। तो देखिए भोला व्यक्ति जो है, भोलेनाथ, भोला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विकसित लिपि मानते हैं। राजबली सिंधु की लिपि से मानते हैं। डाउनसन, सन और कनिंघम आर्यों की पुरानी लिपि मानते हैं। आर श्याम शास्त्री सांकेतिक मानते हैं। जगत मोहन शर्मा वर्मा तो जगत वैदिक, और एडवर्ड्स की बात करें तो द्रविड़ मानते हैं। तो कहने का आशा है इन सबको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार फिर, एडवर्ड द्रविड़ को जगत वैदिक है। हाँ, आर श्याम संकेत, राजबली पांडे सिंधु, सन कनिंघम तो आर्यों की पुरानी, भोलानाथ तिवारी भोला, हड़प्पा और मोहन। जब देखे होते ना, और सबको कहते हैं भोला हमो हड़प्पा और मोह और माँ है। तो भला क्या करें? हम भोलानाथ, हमको भी तारे, हाँ से हड़प्पा, माँ से मोहन को। ठीक है ना। तो यहाँ से जो लिपि थी उसी का विकसित रूप ब्रह्मी को मानते हैं। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग के अनेक मत हैं जिन्हें हम लोग आगे देख रहे हैं। बात करें विद्वान और उनके द्वारा अभिमत दिया गया मत कौन कौन सा है। तो विद्वान की बात करें तो डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप और सेनार्ट। इनके अनुसार यूनानी या फोंसी से उत्पन्न मानते हैं। ठीक है ना। तो इनका मानना क्या है? मुलर का, प्रिंसेप का और सेनार्ट का। तो देखिए मुलर जेम्स प्रिंसेप सेनार्ट क्या मानते हैं? बोले यूनानी में फोंसी से। ठीक है ना। यूनान में उत्पन्न हुआ और किससे? फोंसी। ठीक है। आगे बात करते हैं डॉक्टर बुलर और डेविड ड्रिंजर, वही ड्रिंजर जिसे हम लोग कहते थे डेंजर है ना। तो क्या बुलर और डेंजर को ले लीजिएगा, ट्रिक है। बुलर और डेंजर क्या मानते हैं? उत्तरी सामी से। तो बुलर और डेंजर उत्तरी सामी से उत्पन्न मानते हैं। ठीक है ना। टेलर डीके कैनन दक्षिणी सामी से उत्पन्न मानते हैं। तो टेलर कहाँ का है? टेलर डीके कैनन दक्षिण सामी से मानते हैं। ठीक है ना। बेबर, बेनफे और जेनसन, देखिए सब में मात्रा है, बेबेजे तो फोनेसी से उत्पन्न मानते हैं। फोनेसी क्योंकि इसमें देख लीजिएगा सब में मात्रा है। ठीक है। तो उसको लगा दीजिएगा बेबेजे तो फोनेसी। ठीक है ना। टेलर डीके कैनन का बोले दक्षिणी सामी है। ठीक है ना। बुलर डेविड डेंजर का तो उत्तरी सामी है। ठीक है ना। अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप और सेनार्ट यूनानी फोंसी से मानते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत महत्व तो नहीं है लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। बात करें प्रोफेसर बुलर के अनुसार जो ब्रह्मी लिपि है इसमें 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। ठीक है ना। अब ब्रह्मी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ है इसे भी दर्शाया गया है, तो उसे भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मी जो लिपि है, यहाँ पे ब्रह्मी लिपि के विकास को दिखाया जा रहा है। और इसके पूर्व आप जो देख कर आए हैं वो आपने केवल लिपि का विकास देखा है कि लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो पहले क्या हुआ?
चित्रात्मक लिपि हुई, फिर क्या हुआ, फिर प्रतीकात्मक लिपि हुई, फिर क्या हुआ, फिर भावात्मक लिपि हुई, फिर क्या हुआ, फिर ध्वन्यात्मक लिपि हुई, और उसके बाद अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि का विकास आपने देखा ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा, वो लिपि का विकास है और यहाँ पर ब्रह्मी लिपि का विकास है, ठीक है ना। दोनों दो चीज़ें हैं, लिपि का विकास किस तरह से हुआ और यहाँ पे ब्रह्मी लिपि का विकास किस तरह से हो रहा है, जिसे आप देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलें, अब ब्रह्मी लिपि का विकास कुछ इस प्रकार से हुआ है, जिनमें दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली, ठीक है ना। दक्षिणी शैली की बात करें तो दक्षिणी तो कहाँ, बोले सर दक्षिणी तो केवल तेलुगु और तमिल तक, तेलुगु और तमिल तक रही। तो त्या से तेलुगु, तेलुगु, ता से तमिल और का से कन्नड़। दक्षिणी शैली कहाँ पर, बोले सर तेलुगु तमिल तक, तेलुगु तमिल तक, तेलुगु तमिल तक। तो ते से तेलुगु, ता से तमिल और का से हो जाएगा कन्नड़, ठीक है ना। तो दक्षिण की जो शैली है तेलुगु तमिल और कन्नड़ तक, है ना, इसका विकास हुआ। अब जो आपकी उत्तरी शैली है ना, यही उत्तरी शैली जो है आपकी, इसी उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सबसे पहले आपका आता है उत्तरी शैली, उसके बाद गुप्त शैली जो कि चौथी और पाँचवीं सदी में इसका विकास हुआ। सिद्ध मातृका या आप कह सकते हैं कुटिल लिपि, इसी को हम लोग कहते हैं कुटिल लिपि, ठीक है ना, इसका विकास होता है 6वीं शताब्दी के आसपास आप कह सकते हैं। और फिर 9वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि और 10वीं में शारदा लिपि का विकास होता है। कैसे दिमाग में रखें, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मी, ब्रह्मी क्या होती है, उतरती है, उतरी, है ना। फिर क्या हो गई, फिर गुप्त हो गई, हाँ भाई गुप्त हो गई। और जब गुप्त हो गई तो क्या हो गया, उसको सिद्ध करके क्या किया गया, कुटिल बना करके, है ना, देव में लाया गया, देव लाया गया। तो क्या हो गया, उससे सिद्ध किया गया, तो कुटिल और कुटिल लिपि निकली सिद्ध, है ना, कुटिल लिपि निकली। फिर क्या हो गया, उसे देवनागरी लिपि निकली और शारदा लिपि निकली, ठीक है ना। और इसी जो सिद्ध मातृका जो आपकी लिपि है, डॉक्टर बुलर जी ने इसी को न्यून कोणी लिपि भी कहा है, यानी कि इसी को न्यून कोणी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि या कौन सी, न्यून कोणीय लिपि कहा जाता है, किसको, सिद्ध मातृका को। देखिए कैसे दिमाग में रखें, बड़ा प्रश्न बन जाता है कि कैसे दिमाग में रहे। और आपकी अभी हाल में एक पेपर हुआ था ना, जो कि मेरे ख्याल से TGT का हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो जो बच्चे बैठे होंगे वो देखे होंगे, तो दिमाग में रखिएगा इसको कैसे ब्रह्मी की। देखिए ब्रह्मी की बात करते हैं तो UGC आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है ना। तो UGC दिमाग में रख लीजिएगा, क्या, UGC कहाँ, बोले देश में, है ना, पूरे देश में UGC की परीक्षा होती है, ठीक है ना। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा कि UGC पूरे देश में होती है, तो UGC देश में। U फॉर उत्तरी, G फॉर गुप्त, है ना, C फॉर सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि। देखिए कोई व्यक्ति क्या है, कुटिल था, वो कुटिल क्या किया, जो कुटिल व्यक्ति था वो क्या कर देता है, सिद्ध हो जाता है, और जब सिद्ध हो जाता है तो देव बन जाता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, सिद्ध से देव और देव से शारदा, ठीक है ना। तो UGC, U फॉर उत्तरी, G फॉर गुप्त, C फॉर सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, और इससे क्या होता है, देश में, देश से हो गया देवनागरी, सा से हो गया शारदा लिपि, ठीक है। इसे दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए क्या, कि UGC देश में, बस, है ना। ब्रह्मी, ब्रह्मी रख लीजिएगा कि ब्रह्मी क्या, UGC परीक्षा देश में होती है, UGC परीक्षा देश में, ठीक है। तो U फॉर उत्तरी, G फॉर गुप्त, C फॉर सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, और इसी कुटिल लिपि को क्या किया, डॉक्टर बुलर जी ने न्यून कोणीय लिपि नाम दे दिया, और इसी का नाम, दूसरा नाम है सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध व्यक्ति क्या हो, कुटिल व्यक्ति सिद्ध होकर के क्या हो जाता है, देव बन जाता है। या आप कह सकते हैं कुटिल व्यक्ति सिद्धि करके क्या कर लेता है, देव को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, देवसा हो जाता है, देवसा, देवसा, देव, देवनागरी, सा से शारदा। जैसे भी दिमाग में आ जाए इसको तोड़ मड़ोड़ करके अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ बातें विशेष हैं। तो सिद्ध जो मातृका है ना लिपि है, इसी को डॉक्टर बुलर जी ने न्यून कोणीय लिपि कहा है, अभी हमने चर्चा किया। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, बात करें सन
588 और 89 में बोधगया जिले का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। ठीक है ना, बोधगया में कोई अभिलेख है तो उस वह अभिलेख जो है सिद्ध मातृका लिपि में ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है ना, तो इस देवनागरी लिपि की कुछ विशेष बातें हैं, उन सभी विशेष बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली विशेष बात क्या है कि ब्रह्मी की उत्तरी शैली से कब 4वीं और 5वीं ईस्वी में एक गुप्त लिपि का विकास हुआ और इस गुप्त लिपि से अभी हमने चर्चा किया 6ठी सदी में क्या होता है, कुटिल लिपि विकसित हुई और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी में के लगभग नागरी लिपि का प्राचीन रूप देखने को मिलता है जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। ठीक है ना, जो आपने भी चित्र में देखा है उसी चित्र की बात कि ब्रह्मी से यू, जी और सी। ठीक है ना, कब उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि हुई, 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि हुई, 9वीं सदी में क्या होता है, देवनागरी का प्राचीन रूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात हम लोग करें कि आखिर ये जो देवनागरी लिपि है इसके नाम के विषय में अनेक मत हैं कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा, ढेर सारे मत हैं और इन सभी मतों को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो पहला मत या विचार तो ये है, क्या है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार में वर्णित है नाग लिपि और नाग लिपि से नागरी लिपि नामकरण हुआ ऐसा माना जाता है। तो पहला मत क्या है कि बौद्ध का धर्मग्रंथ ललित विस्तार में नाग लिपि, तो नाग लिपि से क्या हो गया, नागरी नाम रखा गया। ठीक है ना, दूसरा मत या विचार है कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। नगर से नगरी, नगर से नागरी, ललित विस्तार के नाग लिपि से नागरी। ठीक है ना, और तीसरा मत या विचार है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे और चंद्रगुप्त को देव कहते थे, तो देव कहने के कारण देवनागरी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के नगर में जो लिपि या बोली प्रयोग में लाई जाती थी तो उसी लिपि को क्या कहते थे, देवनागरी लिपि कहते हैं। तो कहने का आशय यही है कि पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त को देव कहते थे, तो कौन, पाटलिपुत्र नगर में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था उस लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। जो चौथा मत है वह मत श्री श्याम शास्त्री जी के अनुसार, इन्होंने कहा कि देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, तो जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य से लिखे जाते थे वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे थे, इसी से उनका नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है ना, तो देखिए अब श्याम शास्त्री महाराज जी हैं, तो श्याम शास्त्री महाराज जी क्या है, बिल्कुल शास्त्री जी देवताओं की प्रतिमाओं के सांकेतिक, और अभी वहाँ भी आपने पढ़ा था ना कि वहाँ पे शास्त्री जी सांकेतिक ही कहे हैं। ठीक है ना, तो सांकेतिक है ना, ब्रह्मी के बारे में भी इन्होंने कहा और यहाँ पर देखिए देवनागरी के बारे में भी कहा है, तो सांकेतिक चिन्हों द्वारा। ठीक है ना, त्रिकोण आदि यंत्रों का प्रयोग, कौन, बोले आर श्याम शास्त्री। बस दिमाग में रखिएगा, त्रिकोण आदि सांकेतिक चिन्ह द्वारा मूर्तियाँ, देवताओं की प्रतिमा आदि की बात कौन कर सकते हैं, वो तो श्याम शास्त्री। ठीक है ना, अब आगे अगला जो मत है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा, क्या, गुजरात के ब्राह्मण है ना, गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पर नागरी पड़ा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा। और आगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से इसका नाम नागरी पड़ा। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के यहाँ जो है 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है, ऐसा प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को एक बार फिर देख लीजिएगा कि पहला मत क्या है, बोले बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार नागलिपि से, नागलिपि किसके अनुसार, बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार। नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी, पाटलिपुत्र नगर और चंद्रगुप्त देव के नाम पर पड़ गया देवनागरी। आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं को बनाने के लिए सांकेतिक मुद्रा, त्रिकोण आदि यंत्र होते थे, उसके आधार पर। बात करें गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पर नागरी पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र जी के अनुसार
मध्य युग में स्थापत्य शैली का एक नाम था, स्थापत्य शैली का नाम था नागरी, तो नागरी पड़ा। और देवनागरी का सबसे पहला जो प्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं सदी में अपने एक शिलालेख में किया था। ठीक है ना। अब आगे जो देवनागरी का वैशिष्ट्य यानी कि कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे, और कभी कभी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसे भी जानना बहुत जरूरी है। अब आगे देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य या विशेषताओं की बात करें तो देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है कि देवनागरी लिपि आक्षरिक लिपि है, यानी कि देवनागरी लिपि अक्षरों में लिखी जाती है। ठीक है ना। दूसरी विशेषता है कि देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि होती है और प्रत्येक अक्षर जो है उच्चरित होता है। ठीक है ना। हर अक्षर का उच्चारण होता है और हर वर्ण का एक अलग अलग ध्वनि चिन्ह होता है। और तीसरी विशेषता है कि देवनागरी जो लिपि है इसके वर्णमाला का जो क्रम होता है, तो देवनागरी का वर्णमाला का क्रम जो है वैज्ञानिक है। ठीक है ना। चौथी इसकी एक और विशेषता है, आप कह सकते हैं कि ये कम जगह लेती है। ठीक है ना। और पांचवी विशेषता है कि इस देवनागरी लिपि में कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जो कि लिखी जाती हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि देवनागर सामने है। सा से संस्कृत, माँ से मराठी और ने से नेपाली। तो ये 3 और भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा देवनागरी लिपि में कुछ दोष भी होते हैं, 2-3 दोष आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें, जिनमें क्या होता है। पहला दोष तो यही है कि वर्तनी में कुछ विविधता होती है। जैसे आप कहते हैं गर्मी और गर्मी, सर्दी और सर्दी, तो ये वर्तनी में क्या हो रहा है ना, वर्तनियों में विविधता हो रही है। दूसरा क्या होता है कि इसको तीव्र गति से लिखने में दिक्कत होती है। तीसरी विशेषता, अगर आप टंकणकार हिंदी में कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, यानी कि मुद्रण काल में इसको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना। और कह रहे कभी कभी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं और उनको पढ़ने में क्या होता है, बड़ा भ्रमपूर्ण की स्थिति होती है। ठीक है ना। और संयुक्त व्यंजनों में क्या है, कई प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि दोष की बात अगर हम लोग कर लें तो कभी कभी वर्तनी में समानता होती है, गर्म और गर्म में। तीव्र गति से लिखने और पढ़ने में समस्या थोड़ा सा होती है। मुद्रण काल के लिए है ना थोड़ा कठिनाई होती है। कभी कभी कुछ वर्णों को पढ़ने में बड़ी भ्रमपूर्ण स्थिति होती है क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है ना। अब इन सबको देखने के बाद जो है कुछ सुधार हुए हैं देवनागरी लिपि को लेकर के, जिन्हें हम लोग देखेंगे। सुधार की बात करें तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र, जिसका नाम था केसरी, तो केसरी के लिए उन्होंने 1900 बात करें 26 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फांट तैयार किया, जिस फांट को ही तिलक फांट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यही बनाकर देवनागरी लिपि में सुधार का आरंभ किया गया। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कब, 1904 में। 4 में किसमें, केसरी पत्र में। क्या किया, 1926 टाइप को छांट करके कितना है ना 190 टाइप का फांट तैयार किया गया, जिसे क्या कहते हैं, तिलक फांट कहते हैं। ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिएगा 4 में। 4 में कब, 4 में क्या किया गया, छटाई की गई। किससे, 1926 में से कितना निकाला गया, 190 निकाला गया, उसको ही तिलक फांट कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम बात करें, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। देखिए कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आ की 12 खड़ी है ना किसने तैयार की थी, तो सावरकर बंधुओं ने किया था। ठीक है ना। ठीक है। और महात्मा गांधी जी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ था, तो हरिजन सेवक में। तो इसको एक ट्रिक बना लीजिएगा कि वर्कर, सावरकर को कर लीजिएगा वर्कर। कब करता है, बोले सर 12 घंटे खड़े होकर के, है ना। तो वर्कर क्या करता है, वर्कर आकर 12 घंटे खड़े खड़े क्या करता है, हरिजन का सेवा करता है, हरिजन का सेवा करता है। इसमें देखिए सब आ गया, वर्कर, वर्कर का मतलब सावरकर। आ से आके, खड़ा होकर 12 खड़ी, आकर 12 घंटे खड़े होकर क्या करता है, हरिजन की सेवा करता है, यानी कि हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो वर्कर की जहाँ पे बात आ जाएगी, वर्कर 12 खड़ी। ठीक है ना। हरिजन सेवक हरिजन का सेवा करता है। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास जी ने पंचमा अक्षर
यानी कि इमगणनम का प्रयोग के स्थान पर इन्होंने बिंदी का प्रयोग किया। ठीक है ना। अब वैसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि इम गणनम आदि ना लिख करके अगर बिंदी कर दिया जाए तो बिंदी क्या होती है, बड़ी सुंदर होती है, सुंदर होती है, सुंदर से श्याम सुंदर दास जी ने इसका सुझाव दिया। ठीक है ना। तो इन स्थान पर बिंदी रखना सुंदर होता है, तो श्याम सुंदर दास जी ने इसका सुझाव दिया। ठीक है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया। तो गोरख प्रसाद दाहिने 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 है ना, प्रसाद दा में दा 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 से दाहिने, तो प्रसाद दाहिने हाथ से, प्रसाद दाहिने हाथ से वैसे भी हम लोग लेते हैं ना, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रसाद के साथ से बोले सर प्रसाद और गोरख का प्रसाद हो, बाबा गोरख धाम का प्रसाद हो, तो दाहिने हाथ में रखते हैं, दाहिने हाथ में लेते हैं, यानी कि दाहिने तरफ मात्राओं को लिखने का इन्होंने सुझाव दिया। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। आगे है, श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए। तो निवास पर क्या करिए महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प अल्प अल्प, है ना। देखिए पहले क्या होता था, निवास पे बड़े बड़े चिन्ह लगाए जाते थे, तो आप कह रहे बड़े बड़े चिन्ह ना लगाओ भैया, बल्कि उस स्थान पर छोटे छोटे चिन्ह में क्या करिए, आप नेम प्लेट वगैरह लगवा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे दिखे, बस दिमाग में रख लीजिएगा। और ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, पहले लोग बड़े बड़े महा बड़े बड़े क्या आवाज़ बनाते थे, अब अल्प अल्प बना रहे हैं, छोटे छोटे बनवा रहे हैं, क्योंकि परिवार जो है टूट रहा है, विकसित हो रहा है ना, छोटा परिवार हो रहा है तो अल्प हो रहा है, दिमाग में रख लीजिएगा। निवास पहले महा बड़े बड़े, अब अल्प अल्प बन रहे हैं, बस निवास के मतलब श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया था कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों का नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे इन वर्णों की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है ना। चले आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर जो कि 24वें अधिवेशन 1935 में क्या होता है, महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन। समिति कब बनी, बोले सर 2435 में 24वें अधिवेशन 1935 में एक क्या समिति बनती है, समिति बन गई 24 से 35 में क्या बन गया, समिति बन गई। ठीक है ना, गठन हो गया। अब नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझाव दिए। ठीक है ना, 14 सुझाव स्वीकार किया गया, काका कालेलकर, है ना, कुल 14 सुझाव स्वीकार किया गया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि नागरी लिपि के सुधार समिति के संयोजक काका थे। काका ने कितना, बोले 14, क्या किया, सुझाव को स्वीकार कर लिया। ठीक है। चलिए आगे क्या हुआ, नागरी प्रचारणी सभा ने 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। फिर देखिए क्या हो गया, वहाँ पे क्या था, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया 1945 में। ठीक है ना। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 3147 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या हुआ, नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हो गया। इसमें कुल 9 बैठक हुई तथा 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। 25-49, ठीक है ना। तो 9 बैठक हुई, 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। आगे बात हम लोग करते हैं कि नारायण देव समिति की रिपोर्ट के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर 1953 ईस्वी में नागरी लिपि संबंधी जो सुझाव पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया गया। ठीक है ना। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था। तो उसमें आपके सुनीत कुमार चटर्जी जी आते हैं। ठीक है ना। और कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे दिमाग में रख लीजिएगा। राजभाषा, और राजभाषा की बात करें तो राजभाषा का अर्थ होता है कि सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा
जिसका प्रयोग किसी देश के अंदर जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में उसका प्रयोग लिखने और पढ़ने में किया जाता है, तो ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो बात करें राजभाषा की, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे आप कह सकते हैं ना कार्यालयी भाषा, की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है ना। अब जो हिंदी को भारतीय राजभाषा की मान्यता दे दी गई, तो भारतीय संविधान के जो भाग 17 में है ना अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, तथा संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखें। बात हम लोग करें है ना, तो हिंदी क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, पहली विशेषता। कब इसको मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि कार्यालयी भाषा है ना ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। दूसरी बात क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 17 में एक साथ, सभी भाग एक साथ। ठीक है ना। एक साथ मतलब 17वां भाग है संविधान के 17वें भाग में। कितने अनुच्छेद? तो अनुच्छेद इसको मिले हैं 343 से 351 है ना। अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन किया गया है, या आप कह सकते हैं राजभाषा का प्राविधान किया गया है। ठीक है ना। अनुसूची 8वीं अनुसूची में और कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है ना। कभी कभी आपको प्रश्न घुमा देता है, ये जो भाग है ना, भाग कौन सा? 17 भाग, 17वें भाग में भाग 17 है ना, इसी को घुमा करके कहा जाता है भाग 22। अब आप भटक जाते हैं, तो 22 भाग नहीं है बल्कि 22 भाषा है। भाग कितने हैं? 17 भाग हैं। अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है ना। बात करें अनुसूची, तो अनुसूची 8वीं अनुसूची। ठीक है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, अगर किसी चीज़ का कोई भाग आपको मिल जाता है, कोई अंश या टुकड़ा मिल जाता है, तो उसको एक साथ रखते हैं। एक साथ मतलब 17। ठीक है ना। संविधान के किस भाग में? तो बोले संविधान के 17 भाग में एक साथ है ना। कोई भाग मिल जाए तो उसको एक साथ रखते हैं है ना, दिमाग में रख लीजिएगा है ना। तो 17वें भाग में अनुच्छेद कितना? 343 से 351। ठीक है ना। अनुसूची 8 अनुसूची, 8वीं अनुसूची। और भाषा कितनी? 22 भाषा। देखो, दो करके लोग भाषा, दो करके 22 भाषा, दो करके 22 भाषा। तो इस प्रकार से कुल 22 भाषाओं को है ना भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। 343 से 351 जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा का जो है प्राविधान किया गया है। अब भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्रदान किया गया है, वो भाषाएं अग्रलिखित हैं, जिनमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, और इसके अलावा सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है ना। अब मूल संविधान में कुल कितनी? 14 भाषाएं थीं। ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में क्या किया गया? सिंधी को जोड़ दिया गया, और जब सिंधी को जोड़ दिया गया तो कुल भाषाओं की संख्या हो गई 15। तो मूल संविधान में प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो मूल संविधान में 14 था, सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गया। आगे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ दिया गया, तो 3 भाषाएं और बढ़ गई। 71 है ना, 92 में क्या हो गया? 3 बढ़ गई, तो संख्या बढ़ के हो गई 18। ठीक है ना। आगे फिर 92वां संशोधन अधिनियम 2003 में क्या होता है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं, तो इनकी संख्या 18 4 22 हो जाती है, जो कि अब वर्तमान स्वरूप में प्राप्त है। ठीक है ना। 22 भाषाएं कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, पहले तो 14 था मूल। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। 14 में 15वां कौन जुड़ता है? बोले सर
21 का क्या था, 21 का, ठीक है ना, 21 की सिंधी, 21 की सिंधी या सेंधी कितने में, 67 में। 21 की सिंधी या सिंधी कितने में, 67 में, ठीक है ना। तो 21 की सिंधी, 21 की सिंधी कितने में, 67 में, बस दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन, सिंधी, बस 21 की सिंधी 67 में बिकती है, 21 की सिंधी 67 में। 21 का मतलब हो गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, सिंधी को जोड़ा गया, तो क्या हो गया, 15 हो गया। दूसरा बता रहे हैं 71वां, यानी कि 71 का कौन, बोले सर नमक, क्या हो गया सर, 92 में बिका, कितने में बिका, 92 में बिका। 71 का नमक 92 में बिका, है ना। कोई नमक देखे होंगे 71 रुपये का था, वो कितने में बिका, 92 में बिका, ठीक है ना। तो नमक में 3 भाषाएं हैं, कौन कौन सी, ना से आप कहते हैं ना नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो यही दिमाग में रख लीजिएगा कि नमक 71 का नमक 92 में बिका था, ठीक है ना। यानी कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या, नमक, 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे जो 92 कंडीशन आती है, 92 का, हाँ सर 92 का क्या था, बोले 92 की डोडो लीली, क्या 92 की डोडो लीली कितने की, बोले 2003 की बिकी। डोडो लीली, तो देखो डोडो लीली, ठीक है ना। डोडो लीली कितनी, बोले 92 की जो डोडो लीली थी वो अब 2003 की बिकी। तो डो से डोगरी, डो से बोडो, लीली से होगा मैथिली और संथाली, ठीक, कितने में, बोले सर जो 92 की डोडो लीली थी वो 2003 में बिकती है। तो कहने का आशा है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषा, कौन, डोडो लीली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई और कुल संख्या जाकर के बढ़कर पहुंच गई 22, जो कि वर्तमान समय में है, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कोई प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। 21 की सिंधी 67 में मिली, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ, 92 का जो 71 का नमक 92 में मिला, ठीक है ना। 71 का नमक आपको 92 में मिलता है, ठीक है ना। 92 की क्या डोडो लीली आपको 2003 में मिलती है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, संविधान संबंधी कुछ उपबंध हैं जिन्हें हम लोग पिक की सहायता से याद करेंगे। अब आगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिन्हें हम लोग देखेंगे। कभी कभी अनुच्छेद और कौन सी बात उसमें कही गई है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बात करें अनुच्छेद 120 की, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। आप कह सकते हैं कि संसद में कितने, बोले सर संसद में 120 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। एक ट्रिक है, संसद में 120। दूसरा अनुच्छेद 210, तो 210 की बात करें तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। विधानमंडल में कितने, बोले सर 210 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। संघ की बात करें 343, संघ की राजभाषा, तो 343 क्या है, संघ की राजभाषा है। संघ कितने, बोले 343, 343। बात करें अनुच्छेद 344 की, तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद, है ना। 3-4 क्या है, बोले 4 आयोग और संसद, 4 आयोग और संसद, यानी 4 आयोग और संसद क्या है, बोले 4, यानी कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद, आयोग और संसद क्या है, बोले सर 4, यानी कि 344 में, ठीक है। 345 की बात करें तो राज्य की भाषाएं क्या है, 45 भाषाएं। राज्य की कितनी भाषाएं, बोले 45 राज्य की भाषाएं। 46 बात करें, 46 यानी कि 4-6, जिसे आप कह सकते हैं चौका छक्का। अब एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में क्या होगा, मैच होगा, मुकाबला होगा, तो क्या होगा, चौका छक्का गिना जाएगा। 4-6 मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की, है ना, पत्रादि आज जिस भाषा में किया जाता है, ठीक है, वो 46 में वर्णन किया गया है। तो 46, ठीक है ना, एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच, ठीक। आगे है 47, 347 की बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो साथ साथ क्या करो, साथ जनसंख्या का भी ध्यान रखो, साथ जनसंख्या 7 जनसंख्या, यानी कि 47 में जनसंख्या की बात कही गई है। बात करें 48 की, तो 348 की बात आती है, तो क्या हो जाता है 48 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय।
48 चक्कर किसका? न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का चक्कर बोले कितना? बोले सर 48 चक्कर, 48 यानी कि 48 में क्या हो गया? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की, ठीक है ना। आगे बात करें 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियों का, है ना। 49 क्या है? बोले 49 भाषा, 49 भाषा, 49 भाषा, ठीक है, 49 भाषा। और 50 व्यथा, व्यथा क्या है? बोले 50 है तो उसका निवारण होगा, व्यथा 50 तो उसका निवारण होगा। बात करें 51 की, तो 51 में क्या हो गया? हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के कितने विकास? बोले हिंदी भाषा के 51 विकास है। एक बार फिर से देखें 120 संसद में, 210 विधानमंडल में, 343 राज्य की भाषा, 344 4 क्या है? भाषा आयोग और संसद, आयोग संसद 4, 45 क्या है? राज्य की भाषा है, 45 राज्य की भाषाएं हैं। 46 चौका छक्का एक राज्य दूसरे राज्य से। 47 7 जनसंख्या की भी बात करो। 48 चक्कर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का लगाओ, 48 चक्कर। 49 भाषा और 50 क्या है? बोले सर 50 प्रथा है। और 51 क्या होगा? भाषा के विकास होंगे। 51 निर्देश हुआ गया, है ना। भाषा के विकास के निर्देश कितने? बोले सर 51। तो 51 का मतलब हो गया 351 में। अब आगे देखें, एक टिप्पणी है कि अनुच्छेद 344 के अंतर्गत वर्ष 1955 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसमें 21 सदस्य थे। कितने? 21 सदस्य थे। और जिसके प्रथम अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका नाम था बीजी खेर महोदय थे। कौन थे? बीजी खेर महोदय थे। तो देखिए, जो राजभाषा आयोग था, राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बीजी खेर है, ठीक है ना। तो प्रथम आयोग राजभाषा का। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो, भाषा में आयोग हो तो खैर नहीं है, आयोग हो तो खैर नहीं है, यानी कि उससे योग्य होना चाहिए। एक ट्रिक बना लीजिएगा ना कि कोई भाषा में अगर आयोग हो गया तो उसकी खैर नहीं होगी, बस। यानी कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे, उसका खैर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, इस समिति के सुझाव पर विचार करने के लिए 1957 ईस्वी में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे जीबी पंत। तो ठीक देखिए, यहाँ पे क्या है, 55 में आपने क्या किया? राजभाषा आयोग का गठन किया। आयोग अगर हो जाए, भाषा में आयोग हो जाए तो खैर नहीं है, खैर नहीं मतलब बीजी खेर, ठीक है ना। और 1957 में 2 वर्ष बाद आपने एक समिति बनाई, संसदीय राजभाषा समिति बनाई, और समिति में क्या है ना, जीबी पंत, समिति में पंत, है ना, समिति में पंत है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, समिति में कौन रहेंगे? पंत रहेंगे। और भाषा में अगर कोई आयोग हो जाएगा तो उसकी खैर नहीं होगी। तो खैर का मतलब यही रख लीजिएगा कि बीजी खेर, ठीक है ना। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो महत्वपूर्ण पहलू है या महत्वपूर्ण तथ्य है उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।